हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है विश्व इतिहास के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारी सीरीज जो है वो रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके पहले हम भूगोल एक बार घटना चक्र का जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और सारे के सारी जो है बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में कराए गए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। भूगोल के अलावा इतिहास और पॉलिटी, ईवीएस और साइंस की भी क्लासेज जो हैं वो लगातार हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डेली क्लास की पीडीएफ के लिए जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम जो है वो लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ जो है डेली क्लास की पीडीएफ और जो है हमने देखिए अभी आप तक आपको जो है वो 6 से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी जो है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवा दी है, और आप जो है उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे जो है वो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाया करेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं आप सभी से कह रहा था कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो सारी जो है एनसीईआरटी आपको दे दी है, और मोस्टली जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की दे दी है। एक दो दिन में जो है वो आपको साइंस की भी जो है वो मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की जो है वो एनसीईआरटी चाहिए, मैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो आपको बिहार की एससीईआरटी भी 6 से लेकर 10वीं क्लास तक प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा आज का सेशन का जो पहला सवाल है वो है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, अब देखिए जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, सबसे छोटा दिन रहेगा। और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन रहेगा। तो ये क्रम चलता रहता है, और थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि जो सूर्य है वो एक ही समय पर दो जगह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत रहता है तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है, और ठीक इसके विपरीत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये जो सवाल है आपकी 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम अपने मतलब विंटर सोलिस्टिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। विंटर सोलिस्टिक्स या हम इसको दक्षिणी अनांत और उत्तरी अनांत कई प्रकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और ठीक इसके विपरीत जो है वो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है वो आपको छोटा दिन देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। कहीं कहीं आपको कभी कभी 21 और दिसंबर भी मिल जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तथा 20-21 जून को जो है वो क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है 20-21 जून को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होगा, और 21-22 दिसंबर को जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा। आपसे अगला सवाल जो पूछ रहा है, देखिए 47वीं बीपीएससी 2005 में आपसे पूछा गया सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में वही डेट जो है वो सबसे छोटा दिन उसी डेट को होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 22 दिसंबर, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। देखिए भूगर्भिक इतिहास से अगला हमारा सवाल है, और आपसे पूछा जा रहा है कि महाद्वीप जो है वो कैसे अलग हुए थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पहले एक महाद्वीप था, फिर क्या है कि धीरे धीरे जो जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, विवर्तनिक क्रिया कहते हैं, ये हुई भूगर्भ में, और धीरे धीरे टूटते गए अलग अलग महाद्वीप जो है वो अलग होते गए। ठीक है, तो उन्हीं से जो है आज के टाइम पे जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये किससे हुआ है आप सभी को बताना है। देखिए 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक जो प्रोसेस है उससे, या विवर्तनिक क्रिया जो है, ये हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है, विवर्तनिक क्रिया को जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग
क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार ये प्लेटें अपने स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों में जो है अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती रहती हैं। आप सभी ने अभी म्यांमार में जो जल्दी भूकंप आया है उसमें भी कई वीडियो देखा होगा कि कैसे जो है वो प्लेट एकदम से आगे पीछे हो जाती है और नीचे धंस जाती है। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो है नीफे का निर्माण जो है किन तत्वों की प्रचुरता है। ठीक है, इसमें क्या है आपको ये बताना है मुख्यतः। तो दूसरा हमारा सवाल है ये, और ये 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो है आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है ज्योग्राफी के। तो नीफे देखिए, अगर आप नीफे लिखेंगे तो क्या होगा, ENI प्लस EFE। ठीक है, इसी को हम नीफे कहते हैं। और ENI का मतलब होता है निकिल, ठीक है, और FE का मतलब होता है फेरस या फेरम। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सियाल की बात की जाए तो सिलिका और एल्यूमिनियम, और अगर नीफे की बात की जाए तो निकिल और फेरस या फेरम। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर सीमे की बात की जाए तो सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 होते हैं, सियाल, सीमे और निफे। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है 3 लेयर में विभाजित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत जो है नीफे का निर्माण जो है निकिल और फेरस तत्वों की प्रचुरता इसमें मिलती है आपको, और नीफे जो है निकल और फेरम लोहे का संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, मतलब लोहे को ही क्या कहते हैं कि फेरस भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जियोडेसी वह विज्ञान है। ठीक है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। आपसे ये भी जो है 67वीं बीपीएससी 2022 में आपसे पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है, तो पृथ्वी की आयाम की माप से, पृथ्वी की आयाम की माप से जो है ये संबंधित है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जियोडीसी पृथ्वी के लगभग 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण कौन कौन से हैं, पृथ्वी की ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है ये इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। भौगोलिक अपर्दन की चक्र जो है मतलब कुछ हवा के द्वारा कटाव होता है, कुछ पानी के द्वारा कटाव होता है, ये सब जो है इसकी संकल्पना जो है वो किसने दी थी, तो ये दी थी विलियम मॉरिस डेविस ने। किसने, WM डेविस, जिसको हम पूरा नाम क्या है, विलियम मॉरिस डेविस। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे देखिए 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2022 का ये सवाल है। देखिए WM मॉरिस, जिसके हम क्या कहते हैं पूरा नाम, विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन की चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नाम दिया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कोकोस प्लेट जो है वो किसके मध्य पाई जाती है। ठीक है, कोकोस प्लेट जो है वो किसके मध्य पाई जाती है, तो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया था। तो कोकोस प्लेट जो होती है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। किसके बीच, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच जो है वो कौन सी प्लेट पाई जाती है, तो कोकोस प्लेट। याद रखिएगा, कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है, ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया आपका किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल। जब वलन क्रिया होती है तो वो क्या होती है, पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, पर्वत का आप सभी को पता होगा, अगर पूछे हिमालय किस तरह का पर्वत है तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और अधिकतर जो ऊंची ऊंची श्रेणियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं वो हमारे नवीन वलित पर्वत में ही देखने को मिलती हैं। अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, सबसे पुराना पर्वत है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी के ये देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन में भी आता है। इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से, संपीड़न व तनाव। ठीक है, संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। अब एक बॉल ले लीजिए और उसको दबाइए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो बॉल जो है वो एक तरफ से दबेगी और ऊपर की तरफ या जिधर भी उसको मौका मिलेगा उठने का वो ऊपर उठेगी। तो मुख्यतः यही कहा जा रहा है कि जब संपीड़न हम किसी पर प्रेशर बनाते हैं या प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ को दबाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो है चट्टानें मुड़ जाती हैं और उसे ही क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। मान लीजिए अगर ये ऐसे बना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपनति, जो ऊपर उठाए वो अपनति हो गया और जो नीचे धंसा है इसको गर्त कहते हैं। ठीक है, या गर्त या अभिनति भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे गर्त भी कहते हैं और अभिनति भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है जो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आप सभी से पूछा जा रहा है
कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया। ठीक है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है इसे क्या कहा गया था, तो इसे गोंडवाना लैंड कहा गया था। क्या कहा गया था, गोंडवाना लैंड। पहले एक ही महाद्वीप थे, कौन कौन से, तो एक ही महाद्वीप थे जिसे हम पेंजिया कहते थे, फिर ये दो भागों में टूट गया। तो दक्षिणी को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, उत्तरी को लारेशिया कहा गया। ठीक है, और इसी से जो है बाद में जो है गोंडवाना लैंड से ही जो है वो भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। अगर पूछे कि भारत किसका हिस्सा है, तो भारत जो है वो किसका हिस्सा है, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। या भारतीय भूमि जो है वो किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखिएगा। देखिए जब पेंजिया का विभाजन हुआ तब पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं, तथा दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। इसमें कौन कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका जो है इसमें किसमें शामिल थे, गोंडवाना लैंड में। हमारा अगला सवाल है कि भूपटल के टुकड़े जो है मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से जो है वो प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो भूपटल के टुकड़े जो है वो प्रवाहित होते हैं कहना है। तो ये कौन सी थ्योरी है, तो ये आपकी जो थ्योरी है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कब आपसे पूछा गया था, तो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। देखिए भूपटल के टुकड़े जो है मेंटल में गति के द्वारा निरंतर जो है गतिशील रहते हैं और बहुत तेजी नहीं, धीमी गति से। यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त रहती है और ये टेक्टोनिक प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचालन करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न भू आकृतियाँ का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है निम्न में से किससे जो है वो संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो है रस्ट बाउल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो किससे संबंधित है। तो रस्ट बाउल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो ग्रेट लेक्स प्रदेश आता है, ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश, ये दोनों आते हैं। इसीलिए हमारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल 63वीं बीपीएससी ठीक है 2017 में आपसे पूछा गया था। देखिए रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण या औद्योगिक हब हुआ करता था, लेकिन अब गिरावट के चरण में है। ठीक है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र कई देशों में स्थानांतरित हुए और ग्रेट लेक्स क्षेत्र तथा पिट्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे रस्ट बाउल के बारे में पूछ सकता है। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि ये सेलें जो हैं क्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है, और अगला आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है सेलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि ये सेलें जो है जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो देखिए ये सेलें जो होती हैं वो स्तरों में निर्मित होती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसका सी जवाब हो जाएगा। सी जवाब जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए परतदार चट्टान जिसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं, इनका निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल जमाव के कारण होता है। ठीक है, अवसादी चट्टानें जो है जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा जो है होता है। इनमें जो है जीवों के अवशेष एवं वनस्पति के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में जो है निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्तरों में निक्षेपित होते हैं, ये याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सा है, तो कायांतरित चट्टान जो है वो डोलोमाइट है। डोलोमाइट जो है वो कायांतरित चट्टान है, इसीलिए हमारा अच्छा नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, एक मिनट याद रखिएगा। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा जो है वो एक कायांतरित चट्टान नहीं है, तो ये हमारा डोलोमाइट हो जाएगा जो नहीं है। बाकी क्वार्टजाइट जो है और नीस जो है ये हमारी कौन सी चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो डोलोमाइट है वो हमारा जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। देखिए दिए गए विकल्पों में जो है डोलोमाइट जो है किसका उदाहरण है, तो परतदार चट्टान का है। परतदार चट्टान का है, नीस ग्रेनाइट तथा क्वार्टजाइट सैंडस्टोन तथा क्वार्ट्ज के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। या कायांतरित या रूपांतरित एक ही बात होती है।
हमारा अगला सवाल है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय जो है वो दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा जा रहा है कि आग्नेय चट्टानें जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा होने एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें जो है वो नहीं पाई जाती हैं और इसमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जो है वो जमा रहता है। आपसे बीपीएससी टीचर 9वीं 10वीं के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो खनिज कौन सी चट्टानों में जमा होता है, तो ये अवसादी चट्टानों में अवसाद के रूप में जो है वो खनिज जो है वो जमा होता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में जो है वो खनिज जमा होता है और अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है। ये रवेदार नहीं होती हैं और इसमें जो है जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियाँ अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण में स्लेट, संगमरमर और नीस आदि चट्टानों का जो है वो निर्माण होता है। हमारा अगला सवाल है जो ज्वालामुखी से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एटना जो है वो क्या है। तो माउंट एटना जो है वो क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि एक ज्वालामुखी है। ठीक है, एक ज्वालामुखी है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। माउंट एटना जो है वो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है और सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट एटना। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मौना लौवा उदाहरण है किसका। तो मौना लौवा जो है वो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, और ये जो है वो अभी जो है वो न्यूज़ में था क्योंकि ये जो है 38 वर्षों में जो है पहली बार फूटा है। ये कहाँ पे है, तो ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र महाद्वीप में किसके निकट स्थित हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वो किसके निकट स्थित हैं, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है उन्हें हम आर्कटिक और अंटार्कटिक कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिक महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित हैं और आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है और आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार 60 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक होता है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1 करोड़ और 82 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है। तो इग्नियस जो है इसको जो है आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। तो इग्नियस रॉक को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से क्या बनता है, तो आग्नेय या इग्नियस चट्टान बनते हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं वो किसका उदाहरण है, तो अंतर्वेदी चट्टान का है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाए कि किलिमंजारो जो है वो क्या है। तो किलिमंजारो जो है वो एक वॉल्केनो है। ठीक है, आग्नेयगिरी जिसको बोलते हैं, या हम ज्वालामुखी कह सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा किलिमंजारो जो है वो एक ज्वालामुखी है, एक वॉल्केनो है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। तो ठीक है, तो ये कौन सा था, मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया था कि मौना लौवा था। मौना लौवा जो है ये हमारा सही हो जाएगा और ये आपसे 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लौवा में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व 1984 के विस्फोट के बाद 38 वर्ष उपरांत हुआ है। 1843 के बाद मौना लौवा 34 बार विस्फोट हुए हैं इसमें। ठीक है, किसमें, मौना लौवा में। और अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद से 1975, 1984 और 2022 में इसमें जो है वो विस्फोट हुआ है और यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारा अगला सवाल है, ये हम आपको पहले भी करवा चुके हैं और आपको गलत नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है कि कोकोस प्लेट जो है वो किसके मध्य पाई जाती है। तो हमारा जो कोकोस प्लेट है वो किसके मध्य पाई जाती है,
तो ये जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और हमारी जो कोकोस प्लेट है ये हमारा मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। हमारा जो अगला सवाल है वो बीपीएससी स्कूल टीचर और हेड मास्टर में पूछा गया है। आपको 10/12/2023 को आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूकंप की गहनता नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया था आपका, और ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, और मैं कुछ दिन बाद जो है वो लगभग ये समझ लीजिए 1 हफ्ते बाद जो है वो पूरी एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 10वीं तक के एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो भूकंप की गहनता जो मापता है वो कौन सा होता है, तो हमारा मर्कली स्केल होता है। ठीक है, मर्कली पैमाना जो है वो भूकंप की गहनता को मापने के काम में आता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्कली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिक्टर स्केल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप में जो है वो सबसे अधिक देश हैं। ठीक है, तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। कितने देश हैं, तो लगभग 54 देश हैं। कितने देश हैं, तो लगभग 54 देश जो है वो हमारा किस में है, अफ्रीका में है, इसीलिए जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में कितने देश हैं, तो 54, यूरोप में कितने हैं 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में जो है 12 और ओशनिया में जो है ये कितने हैं, तो 14 देश हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। तो इनमें से कौन से महाद्वीप का जो है वो भूभाग या एरिया जो है वो सबसे कम है। तो ये आप देख पा रहे हैं उत्तर भी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इनमें से जो है वो सबसे छोटा है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कब, तो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका एशिया है, लेकिन एशिया नहीं दिख रहा है आपको। एशिया के बाद कौन सा आता है, तो एशिया के बाद हमारा कौन सा आता है, तो यूरोप आता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यूरोप नहीं आता है, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। एशिया के बाद जो है वो आपका अफ्रीका आता है। ठीक है, अफ्रीका आता है और उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा जो है यूरोप हमारा एशिया के बाद कौन सा आएगा, अफ्रीका आएगा। तो क्योंकि एशिया नहीं दिया गया है, अफ्रीका आपको दिया गया है, तो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा है, और उसके अलावा जो है उत्तरी अफ्रीका जो है वो, और उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको क्रम याद करके रखना है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो है वो हमारा एशिया है, और टॉप 3 याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटे हैं। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप। हमारा अगला सवाल है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लगातार जो नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है वो क्या है, तो समुद्र तल का फैलाव है। ठीक है, समुद्र तल का फैलाव है, याद रखिएगा। हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, और लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है समुद्र तल का फैलाव है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस ने 1960 में किया था। हैरी हेस के अनुसार समुद्र तल का फैलना दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है और ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत बन जाती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। कौन सी झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो साल्विन पर्वत है, साल्विन पर्वत और हमारा जो है साल्विन घाटी, ठीक है, साल्विन पर्वत और साल्विन घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें तो ये हमारा 70वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया था, और आप देख सकते हैं कि आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। इसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, और बेसिन के मध्य में काटी थांडा लेक आयर स्थित है। ठीक है,
और देखिए नल्लाबार मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है और साल्विन पर्वत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः म्यांमार में जो है वो विस्तारित है और इसका कुछ भाग जो है चीन एवं थाईलैंड में भी है। जबकि सेल्विन घाटी जो है भारत के अरुणाचल में है। ठीक है, सेल्विन घाटी कहाँ है तो भारत के अरुणाचल में स्थित है। और बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी विकल्प को सही माना था, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा विकल्प सही हो रहे हैं। देखिए साल्विन पर्वत जो है वो म्यांमार में और सेल्विन घाटी जो है वो कहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि विश्व की जो है सबसे ऊंची जो है वो पर्वत श्रेणी आपको बतानी है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया और कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी पर्वत हो गया। ठीक है, ये जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है वो किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं तो ये नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। किसमें? नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ है तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका में है। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था कि एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे लगी हुई है। इसकी लंबाई जो है वो विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से जो है लगभग 7000 किलोमीटर से और 8900 किलोमीटर तक मानी जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ जो है एंडीज पर्वत जो है वो फैला हुआ है तो ये किसके साथ साथ फैला हुआ है तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। देखिए अफ्रीका कह रहा हूँ, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट जो है वो आपको डी विकल्प में दिख रहा है, डी विकल्प में, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए यूरोप की जो है एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है आप सभी को बताना है। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स है। ठीक है, आल्प्स है, याद रखिएगा। आल्प्स जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आपसे 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो आज के सेशन में इतने ही सवाल थे दोस्तों। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे जो है वो जो है विश्व के प्रमुख पठार और मरुस्थल के क्वेश्चनों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।